नमस्कार, आदाब एंड वेलकम। मेरा नाम है आयुष चंद्र और स्वागत करता हूं आपका साइकोलॉजी डेली के अंदर। डेफिनेटली आप मेरे को एक नई लुक में देख रहे हैं और इस लुक को एंजॉय कीजिए जब तक मैं अपनी बियर्ड दोबारा ग्रो नहीं कर लेता। लेकिन तब तक के लिए आज इस वीडियो पर फोकस करते हैं। तो आज की जो वीडियो है बड़ी खास होने वाली है, और ख़ास इसलिए भी क्योंकि आज मैं बात करने जा रहा हूँ एक आपके फेवरेट टॉपिक के बारे में, जो कि है न्यूरोप्लास्टिसिटी। कि जो न्यूरॉन्स हैं ब्रेन में, अक्सर लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता, या पता होता है तो आधी अधूरी जानकारी होती है। आज मैं इसके बारे में आपको एक फुल इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। आज की वीडियो में मैं 10 ऐसी चीज़ों की बात करूंगा जिसके ऊपर न्यूरोप्लास्टिसिटी डिपेंड करती है। लेकिन इन 10 चीज़ों को बताने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आएगी तो लास्ट तक देखकर लाइक भी ज़रूर करिएगा। लास्ट में सब्सक्राइब के लिए फिर से रिमाइंड कराऊंगा, इससे अच्छा अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि 50% लोग जो इस चैनल पर जुड़े हुए हैं हमारे साथ, मैंने देखा है कि वो लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सिर्फ मज़े लेते हैं वीडियोस के और चले जाते हैं। बट दैट्स नॉट हाउ इट शुड बी। यू शुड सपोर्ट चैनल्स विच आर प्रोवाइडिंग यू द क्वालिटी इन्फॉर्मेशन। आज की वीडियो में हम न्यूरोप्लास्टिसिटी के बारे में 10 रूल्स तो जानेंगे ही, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा संक्षेप में बता देता हूँ कि न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब क्या है। सो एक्चुअली ऐसा देखा गया है साइंटिफिक रिसर्चेस के अंदर कि न्यूरॉन्स, हमारे ब्रेन के जो पैटर्न्स होते हैं, ब्रेन के अंदर होते हैं नसें, जिसको हिंदी में कहते हैं ब्रेन की नसें। इसको इंग्लिश में हम कहते हैं, साइंटिफिक लैंग्वेज में हम कहते हैं न्यूरल पैटर्न्स, यानी कि न्यूरॉन्स। अब ये न्यूरल सेल्स होते हैं ब्रेन के, यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि आप अपने जीवन में कोई भी काम कैसे करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप राइट हैंडेड पर्सन है, आप सीधे हाथ से लिखते हैं, तो वो इसलिए है क्योंकि आपके ब्रेन में राइट हैंडेड जो है न्यूरॉन्स बने हुए हैं। आप लेफ्ट हैंड से लिखेंगे तो आप उतना नहीं लिख पाएंगे, लेकिन अगर आप इसी लेफ्ट हैंड को प्रैक्टिस करते जाएंगे तो धीरे धीरे आपके लेफ्ट हैंड के न्यूरॉन्स भी स्ट्रांग हो जाएंगे और न्यूरॉन्स बनते हैं। इसीलिए ह्यूमन बींग्स मिलियंस ऑफ ईयर्स से इस प्लैनेट अर्थ के ऊपर सर्वाइव करते आए हैं और अडेप्ट करते आए हैं, क्योंकि हमारा ब्रेन जो है वो बहुत ही एडवांस लेवल का ब्रेन है। वो किसी भी इन्वायरमेंट में अडेप्ट कर सकता है अपने आप को। अब इस अडेप्टेशन के लिए न्यूरल पैटर्न्स अपने आप को अरेंज और रीअरेंज करते रहते हैं। बल्कि कई रिसर्चेस, और ये फैक्चुअल मैं आपको रिसर्च पेपर्स की बातें बता रहा हूँ, कि एक लड़की थी बहुत ही छोटी, उसका एक्सीडेंट में ब्रेन डैमेज हो गया, तो हाफ ब्रेन निकालने के बाद ये देखा गया कि कुछ ही दिन की ट्रेनिंग के बाद आधे हाफ ब्रेन ने बाकी हाफ ब्रेन का जो काम था, जो फंक्शनिंग थी, वो अपना ली। आधा ब्रेन सोचो है नहीं, और आधे हाफ ने ही उस फुल ब्रेन का काम करना स्टार्ट कर दिया। तो ब्रेन जो है वो बहुत ही जल्दी अपने आप को अडेप्ट कर लेता है अगर उसे सही रास्ते पे और सही कंडीशंस मिल जाएं। तो जैसे एक पौधा होता है ना, उसको नर्चर करने के लिए बीज डालना सिर्फ जरूरी नहीं है, बीज के अंदर खाद भी डालोगे आप, उसको पानी भी डालोगे, सनलाइट भी दोगे, जो भी चाहिए, तो वो सब चीज़ें आपको, अगर अपने ब्रेन को आपने अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर दिया तो फिर आपका ब्रेन भी आपको न्यूरॉन्स बना के दे देगा। और इसी न्यूरॉन को, न्यूरल पैटर्न को अगर आपने चेंज कर लिया तो आपका ओसीडी भी रिकवर हो सकता है, आपका फियर, एंग्जाइटी सब रिकवर हो सकता है। और ये जो न्यूरॉन्स है ना, इसका समझने का तरीका बहुत ईजी है। ए बी सी, मान लो 3 न्यूरॉन्स है जो आपस में जुड़े हुए हैं, ए बी सी। ये होता क्या है कि जब भी आप कोई ए न्यूरॉन एक्टिवेट करते हैं, उसके बाद कोई बी चीज करते हैं और फिर सी रिजल्ट आता है। और यही चीज अगर बार बार होती रहे तो ये ए बी सी जो है, ये तीनों आपस में कनेक्ट होकर जुड़ जाएंगे। ऑलराइट, ये होता है हमारे साथ। आज हम इसके बारे में थोड़ा बात करने वाले। मान लो कि मैं हर रोज सुबह उठकर 7 बजे, तो ए हो गया 7 बजे उठना, बी चाय पीता हूं, ऑलराइट, और चाय पीने के बाद मेरी आदत है कि मैं बाहर बैल्कनी में जाता हूं, ठीक है। अब ये जो 3 चीजें हैं, 7 बजे उठना, चाय पीना और बैल्कनी में जाना, ये 3 चीजें अगर मैं रोज कर रहा हूं तो कुछ ही दिन में मेरे ब्रेन को सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, जाने अनजाने में भी मैं यही हरकत करूंगा, उठूंगा, चाय बनाऊंगा, बालकनी में जाऊंगा, ये चीजें मैं करने लग जाऊंगा। आपके जीवन में बहुत सारे न्यूरल पैटर्न्स आपने ऑलरेडी बना लिए, तो इन न्यूरल पैटर्न को तोड़ा भी जा सकता है। अगर ए के बाद बी ना मिले और कुछ और हो जाए उसकी जगह, तो सी नहीं होगा, और सी की जगह कुछ और हो जाए तो बी नहीं होगा। इन न्यूरल पैटर्न्स को अगर आप चेंज कर देंगे, जो कि चेंज करते रहना भी चाहिए, तो आपकी जो कोई भी, आप कहते हैं ना मेरे को हैबिट हो गई, कोई भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैबिट भी आपकी ब्रेक हो जाएगी। इस बात की पक्की अश्योरिटी है, पक्की गारंटी है। तो आइए आज पहला रूल समझते हैं। पहला रूल है यूज इट और लूज इट, यानी कि जिन न्यूरॉन्स को आप यूज नहीं करते हैं, यानी कि जिन एरियाज को, जिन हैबिट्स को आप दोबारा से कुछ यूज नहीं करते, उनका कोई काम नहीं है, वो अपने आप ही ब्रेन से निकल जाती है। ये क्यों जरूरी है हमारे लिए? आप हमें अक्सर पूछते हैं, मुझसे पूछते हो, थेरेपी में पूछते हो, कमेंट करते हो, आयुष सर ये ओसीडी वाली हैबिट कैसे जाएगी, ये जाएगी या नहीं जाएगी? देखो सिंपल सी बात है, अगर आप बैठोगे ये सोचने की ये थॉट कब जाएगा कब जाएगा कब जाएगा, तो आप इस थॉट को और एनर्जी दे रहे हो, इस थॉट को रिचार्ज कर रहे हो। ऐसे तो ये नहीं जाएगा। मैंने क्या कहा? यूज इट और लूज इट। अगर आपको लूज करना है, इस थॉट को छोड़ना है, इस थॉट को त्याग देना है, तो आपको करना पता है क्या है? आपको इसका यूज करना छोड़ना होगा। आपको इसको बैठ के ही नहीं करना कब जाएगा कब जाएगा कब जाएगा कब जाएगा, इससे तो आप यूज कर रहे हो ना।
अब अगर हाँ ठीक है, रहे ना रहे, कम अटेंशन, कम एनर्जी, अपने आप लूज कर जाएगा ब्रेन इस न्यूरॉन को। दूसरा नियम है यूज इट टू इंप्रूव इट, उसी का विपरीत, यूज करोगे तो इंप्रूव होगी हैबिट। आपको ओसीडी हैबिट छोड़नी है, मान लिया, लेकिन जो ओसीडी हैबिट की जगह नई हैबिट बनानी है, क्या आपने उसको यूज किया? कितनी बार यूज किया आपने उस नई हैबिट को? जितनी बार ओसीडी को किया था उतनी बार यूज किया? उसका आधा भी किया? आधे से आधा भी किया क्या? तो यूज नहीं करेंगे तो नई हैबिट बनेगी कहां से, नए न्यूरॉन्स बनेंगे कहां से? अगर मैं रोज सुबह 7 बजे उठ के चाय ही पीता रहूंगा तो कॉफी पीने की आदत डलेगी कहां से? ब्रेन में न्यूरॉन्स कहां से आएंगे? या तो मुझे चाय छोड़कर पानी पीना चाहिए, या तो मैं पानी पीने की आदत डाल लूं, या मैं कॉफी पीने की आदत डाल लूं, तो वो न्यूरॉन वहां से हट जाएगा और हैबिट चेंज होना शुरू हो जाएगी। अब आते हैं थर्ड रूल पे। थर्ड रूल कहता है स्पेसिफिसिटी, यानी कि आपको जो भी नई आदत डालनी है, आपको ओसीडी की आदत छोड़नी है ना, मान लो एक आपको ओसीडी की आदत है, 3 बार हाथ धोना आपकी आदत है ओसीडी की, यू वांट टू चेंज दिस हैबिट। नाउ आप कहते हो सर मुझे ओसीडी से बाहर निकाल दो, सर मेरे को थॉट भूलने हैं। आप स्पेसिफिक बताओ कि एग्जैक्टली क्या करना है आपको 3 बार हाथ धोने छोड़ने हैं, पर करना क्या है? जितना स्पेसिफिक जाओगे कि सर मैं एक बार हाथ धोना चाहता हूं बाय टेकिंग हाफ प्रेस्ड सोप, यानी कि आधा जो सोप का वो होता है, एक ड्रॉप के साथ एक बार में हाथ धोना चाहता हूं 1 2 करके और बाहर निकल जाना चाहता हूं विदाउट लुकिंग एट माई हैंड्स। ये हो गया स्पेसिफिक। आप जितना स्पेसिफिकली दिमाग में सोचोगे, जितना स्पेसिफिक लिखोगे कि आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए, उतनी जल्दी आपके न्यूरॉन्स आपके फेवर में काम करना शुरू कर। तो जैसे इसी एग्जांपल को आगे बढ़ाता हूं कि जैसे आपने बोलते सर मुझे हाथ धोना छोड़ना है या मुझे गंदगी वाला थॉट ना आए, या आपने कहा क्या ना आए, स्पेसिफिक मतलब क्या आए वो बताओ और उसको प्रैक्टिस करो। जैसे आप ईआरपी में करते हो ना, बिल्कुल स्पेसिफिक करना है, या अगर आप ईआरपी नहीं कर सकते तब तक इमेजिनल ईआरपी करो। इमेजिनल ईआरपी भी छोड़ दो, इमेजिनल तौर पे प्रैक्टिस करो स्पेसिफिकली। मैं कई बार अपने पेशेंट्स को बताता हूं, आपको भी बता रहा हूं, मुफ्त का ज्ञान ले लो और सीख लो कि अगर आपको नल से हाथ धोना सीखना है, दोबारा रिट्रेन करना है, तो अपने आप को इतना डुबा दो इस गहराई में, इस इमेजिनेशन के अंदर कि आप बिल्कुल ऐसे बैठे हो घर में, ठीक है, आप बाथरूम नहीं गए, आप कह रहे हो मैंने नल खोला, पानी आ रहा है, मैंने नल में हाथ डाला, मैंने 1 बार 2 बार ऐसे किया, मैंने हाथ झटका, टॉवल से वाइप किया, ठीक है, और हो गया। आपको एक्चुअली में स्पेसिफिक एक्शंस करके काम करना है। और इसी से हमारा अगला पॉइंट आता है, जो अगला रूल है वो है रिपीटेशन मैटर्स, यानी कि आप इस प्रैक्टिस को जितना रिपीट करोगे, दिन में आप चाहो तो 4 बार रिपीट करो। मैं तो ऐसा बोलता हूं लोगों को, मॉर्निंग में कर लो, जैसे दवाई खाते हैं ना, मॉर्निंग में कर लो, फिर आफ्टरनून में कर लो, इवनिंग में कर लो, नाइट में कर लो, 4 टाइम डोज लो इस रिपीटेशन की। आपके न्यूरॉन्स बिल्कुल आराम से चेंज हो जाएंगे, आपको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी इसमें। आपका ब्रेन आपके फेवर में काम करने लगेगा और अगली बार जब आप एक्चुअल सिचुएशन में जाओगे ना, आप कहते हो सर वहां जाके सब भूल जाता हूं, क्योंकि आपने रिपीटेशंस करी ही नहीं ना। आपने घर में कितनी बार प्रैक्टिस किया, उसका दिमागी तौर पे कितनी बार प्रैक्टिस किया। तो आप वहां जब तक नहीं करोगे तो एक्चुअल सिचुएशन में जाओगे तो फंस ही जाओगे आप। जैसे हम स्कूल में एग्जाम से पहले बार बार लिखते थे ना, वैसे ही प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, रिपीटेशंस मेक्स अ मैन कंप्लीटली फाइन, आउट ऑफ ओसीडी, आउट ऑफ फियर। 5वां पॉइंट, इंटेंसिटी मैटर्स फॉर न्यूरॉन्स, फॉर न्यूरल पैटर्न टू वर्क। इंटेंसिटी यानी कि आप जब भी कोई प्रैक्टिस कर रहे हो, उस प्रैक्टिस को ना जल्दी जल्दी मत करो। अगर आप जर्नल लिख रहे हो, या मैंने आपको वर्कशीट दी है करने के लिए, या मैंने आपको कोई एक्सरसाइज बताई है करने के लिए, या मैंने आपको कोई वीडियो, आज आप वीडियो देख रहे हो, तो कोई भी चीज को आप जल्दी जल्दी में मत करो कि हाँ बस सुन लिया हो गया। इंटेंसिटी मतलब आप जितने ज्यादा इन्वॉल्व होगे उस चीज के अंदर, जितना दिल से करोगे। एक हिंदी में वर्ड होता है खाना पूर्ति नहीं करनी हमें, यानी कि हमें सिर्फ काम चलाओ काम नहीं करना, हमें उसमें डूबना है। अगर मैंने कहा इमेजिनेशन करना, तो इमेजिनेशन प्रॉपर करो कि ओके मैंने किस कलर की शर्ट पहन के गया हूं बाथरूम में, नल खोला, कितना पानी का बहाव कितना तेज है, साबुन मैंने लिया तो कितना निकल रहा है उसमें ड्रॉपर में से, क्या कलर है लिक्विड का, पूरा प्रॉपर। जितना डूबोगे, जितना क्लियर, जितना विविड इमेजिन करोगे, इंटेंसिटी जितनी होगी उतना ज्यादा बेटर होगा। साथ में मैंने कहा एक्शंस भी करो कि नल खोला, पानी आ रहा है, आवाज भी इमेजिन करो, इंटेंसिटी बढ़ाओ इसकी। और जैसे कि सारे सेंसेस यूज करो। आप चाहे तो इमेजिन कर लिया आपने, एक बार हो गया, और इंटेंस करना है लिख भी लो। स्टेप 1 में बाथरूम में गया, स्टेप 2 मैंने नल खोला, स्टेप 3 मैंने, स्टेप बाय स्टेप लिखते रहो, इंटेंसिटी बढ़ाओ, इमेजिन करो, नॉट जस्ट पिक्चर इमेजिन करो, नया बिहेवियर जो है उसकी आसपास के साउंड्स, आसपास की चीजें, सब कुछ इमेजिन करो। इसीलिए हिप्नोसिस बहुत अच्छा वर्क करता है, गाइडेड विजुअलाइजेशन से भी ज्यादा हिप्नोसिस, क्योंकि इंटेंसिटी सारी इन्वॉल्व हो जाती है, फोकस करो उस चीज के ऊपर। तो दैट इज ऑल्सो वेरी गुड फॉर न्यूरॉन्स। 6th पॉइंट है टाइम मैटर्स। अच्छा, कोई मैजिक नहीं है, न्यूरोप्लास्टिसिटी एक साइंटिफिक चीज है। जितना टाइम आप इसके अंदर बिताओगे, जितना शिद्दत से आप करोगे, जितनी बार करोगे, जितना टाइम अपने इस चीज को दोगे मेरे को ठीक होना है, उतना ही ज्यादा ये आपके फेवर में काम करेगा। इसका एग्जांपल मैं सब लोगों को बड़ा इजी देता हूं कि मान लो किसी इंसान को डाइट करनी है, कोई इंसान बहुत हेल्थ कंसर्न है, वो जिम जाता है,
ठीक है, मैं जिम जाता हूँ, श्रद्धा मैम जिम जाती हैं। अच्छा, कोई मुझे बीच में बोल रहा था कि सर जिम कैसे जाना है क्या, उसके लिए भी हमने बहुत सारा कंटेंट बनाया, थोड़ा देख लेना कैसे कंसिस्टेंट रहेंगे। तो टाइम मैटर्स पे वापस आते हैं। तो टाइम मैटर्स का मतलब ये है, आप कोई भी चीज़ करते हो ना, वो एक दिन में नहीं होती, और एक मोमेंट में कर लिया उसका नहीं कि थेरेपी में आए बात कर ली और खत्म हो गया, सर मैं तो ठीक नहीं हुआ, ऐसे नहीं होता। आपको जैसे जिम जा रहे हो, आपको वेट लॉस करना है, आप 1 घंटा जिम गए, ओके गुड, लेकिन आपने जो बाकी के 24 में से 23 घंटे बिताए वो आपने कोई ध्यान ही नहीं दिया, तो क्या आपको लगता है आपकी बॉडी फिट होगी? नहीं होगी। आपको 1 घंटा जिम और बाकी के 23 घंटे भी आपको अपने दिमागी तौर पर अच्छा खाना खाने का ध्यान में रखना पड़ेगा कि अच्छा खाना खाना है। कोई आपको स्वीट्स ऑफर, बहुत मीठा खिला रहा है, कोई बाहर का प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड खिला रहा है, आपको मना करना है। तो आपको पूरे दिन ही वो एक लाइफस्टाइल क्रिएट करना है। तो एक टाइम जो है ना, उसको डिवोट करना आपकी जिंदगी का एक मेजर, जब तभी मैं ट्रेनिंग करता हूं। मैं थेरेपी काउंसलिंग बहुत ही कम चीज़ों इसमें बहुत ही कम देता हूं, मैं ट्रेनिंग करता हूं इंसान के साथ। ट्रेनिंग मतलब पूरी शिद्दत से आपको पूरी लाइफ को एक बनाना पड़ेगा। जैसे जब एग्जाम आते थे स्कूल में, तो आप क्या कहते थे, अब एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा हूं मैं। आपकी आइडेंटिटी ही वो बन जाती थी। आपको आइडेंटिटी ही ये बनानी है अपनी कि आई एम रिकवरिंग फ्रॉम माई ओसीडी फॉर दीज वीक्स। ये जो कुछ हफ्ते हैं मैं अपनी ट्रेनिंग कर रहा हूं ब्रेन की। 7वां चीज, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ही कोई नहीं है, सेलियंस, पर्पस मैटर। अगर आप ओसीडी से फ्री, फियर से फ्री, एंग्जाइटी से फ्री होना चाहते हो ना, ये 7वां पॉइंट बिल्कुल मिस मत करना। यही सबसे बड़ा पिलर है। क्या है ये? सेलियंस यानी कि पर्पस। अगर आपके पास कोई मकसद ही नहीं है ना कि मुझे ठीक होना क्यों है, बस ठीक होना है, क्योंकि ओसीडी कहते हैं कि बीमारी है, मुझे ठीक होना है, नहीं हो गया, बहुत ही कम चांस। आपके पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट मीनिंग, पर्पस होना चाहिए, गोल होना चाहिए कि मुझे क्यों होना है। जब तक मकसद नहीं होगा, जब तक दिमाग में पर्पस क्लियर नहीं होगा, यू विल नॉट बी एबल टू डेवलप रियल चेंजेस। ठीक है, अगर मैं कहूं मुझे चाय छोड़नी है, एक इच्छा से कुछ नहीं होता। अगर मैं कहूं कि मुझे चाय छोड़नी है क्योंकि मुझे डायबिटीज हो गई है, तो मेरा ब्रेन जल्दी काम करेगा। आप समझ रहे हो? जैसे मैंने किसी को एग्जांपल दिया, अगर मैं आपको बोलूं चलो चल के ना हेड शेव करा लो अपना, अब लोग कहेंगे सर आयुष सर शेव की बहुत बात कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको अगर बोलूं जाकर हेड शेव करा लो अपना, आप कराओगे? आई एम श्योर आप नहीं कराओगे। लेकिन अगर यही आपको कोई डर्मेटोलॉजिस्ट, कोई डॉक्टर बोल दे कि आपके सर में इंफेक्शन हो गया है जी, बिना शेव कराए आप ठीक नहीं होगे, तो आप करा लोगे। तब कैसे करा लिया आपने? क्योंकि आपको पर्पस मिल गया, रीजन मिल गया, इंपॉर्टेंट रीजन मिल गया। रीजन बनाओ कि मुझे फियर से, एंजाइटी से, ओसीडी से फ्री क्यों होना है। वो क्यों पे ध्यान देना जरूरी है। वाई कहते हैं साइकोलॉजी में, वन हु हैज अ वाई कैन सर्वाइव एनी हाउ। ये मैन सर्च फॉर मीनिंग एक बुक है, बहुत अच्छी विख्यात बुक है, आप पढ़ सकते हो, उसके अंदर बोला गया है। फिर 8वां पॉइंट है जो मैं अपनी तरफ से ऐड करना चाहता हूं, एज मैटर्स। एज मैटर करेगी। आप जितने यंग है, तभी मैं कहता हूं ट्रीटमेंट में ना डिले मत करो। आप 30 के हो, आप 40 के हो, ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दो। आप 12-15 साल के भी हो ना, ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दो। घर वालों से मदद लेनी नहीं समझ रहे, हाथ पैर जोड़कर उनसे मदद ले लो, कुछ और बोल के कर लो, लेकिन अपने आप को जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट में डालो। क्यों ट्रीटमेंट कराना है? क्योंकि जितनी जल्दी आप ट्रीटमेंट करोगे, जितना यंग आपका ब्रेन है या जितना कम टाइम हुआ आपके ओसीडी को ठीक हुए आपके अंदर, उतनी जल्दी आप रिकवर कर जाओगे। जितने यंग आप हो, टाइम मत लगाओ। और यंग का मतलब ये नहीं कि बाद में कुछ नहीं होगा। किसी भी एज में ब्रेन अपने आप को न्यूरोप्लास्टिसिटी से बदल सकता है। इवन आप यकीन मानेंगे, मैंने 70 के ऊपर भी लोगों के साथ काम किया हुआ है। डिमेंशिया जिनको है, उनकी भी, जिनकी यादाश्त कमजोर हो जाती है, उनके भी न्यूरॉन स्ट्रांग हो जाते हैं। तो ये तो आप किसी भी एज में कर सकते हो, लेकिन जितना जल्दी करोगे, जितना कम टाइम वेस्ट होगे ओसीडी के साथ, उतना जल्दी। क्योंकि यही गलती ना यंग वाले लोग करते हैं। मेरे सारे पेशेंट जो यंग है ना, सर मुझे पता तो 5 साल पहले लग गया था, मैंने ट्रीटमेंट नहीं लिया। क्यों नहीं लिया भाई? क्योंकि आप सोच रहे थे कुछ मैजिक हो जाएगा, कुछ मिरेकल हो जाएगा, अपने आप ठीक हो जाएगा। इट नेवर गोज ऑन इन एनी काइंड ऑफ मैजिक, फ्रॉम एनी काइंड ऑफ मैजिक। ये नहीं जाएगा, रातों रात नहीं होगा चेंज। आपको उठकर पहला स्टेप तो लेना ही पड़ेगा। आप कुछ भी कर लो, आप कितनी भी वीडियोस देख लो, आप कुछ भी कर लो, ज्ञान प्राप्त कर लोगे, थोड़ा बेटर हो जाओगे, लेकिन प्रॉपर ट्रीटमेंट के बिना यू विल नॉट गेट बेटर। और ट्रीटमेंट, मैं बोल रहा हूं, मेडिसिन नहीं है पहला ट्रीटमेंट। पहला ट्रीटमेंट है साइकोथेरेपी, काउंसलिंग भी नहीं, साइकोथेरेपी यानी कि ब्रेन की ट्रेनिंग। ऑलराइट, जिसमें सीबीटी, एक्ट, एसएफबीटी, एचआरटी, ईआरपी, ये सारे थेरेपी, डाउट थेरेपी, ड्रिल थेरेपी, ये सारी चीजें करते हैं हम। ओके, मोटिवेशन एनहांसमेंट थेरेपी, हर एक थेरेपी को देखते हैं कि आपके ऊपर कौन सी यूज, और कोई भी एक थेरेपी यूज नहीं होगी। आपको इवैल्यूएट करने के बाद ही मैं बताऊंगा कि आपके लिए कौन सी थेरेपी है। और कई लोग बड़ी गलत फहमी में, सर मैंने ना सीबीटी का कोर्स ले लिया था, सर मैंने ना ये कर लिया था, मैं ठीक नहीं हुआ। आप कभी भी नहीं होगे। कोई भी, जब मैंने, जो मेरे कोर्सेज है ना, एक थेरेपी नहीं है उसमें, 30 थेरेपीज है, 30 थेरेपीज हैं उसके अंदर जो मैंने कोर्स बनाया। क्यों?
एक तरफ से कभी ठीक हो ही नहीं सकते। आप ब्रेन के इतने सारे पार्ट्स इन्वॉल्व हैं, एक थेरेपी से होएगा ही नहीं। ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स इन्वॉल्व है, एमिगडाला इन्वॉल्व है, हिपोकैम्पस इन्वॉल्व है, आपका प्रिमिटिव ब्रेन जो कहते हैं, आपका बेसल गैंग्लिया इन्वॉल्व है, कॉर्डेट न्यूक्लियस इन्वॉल्व है, सिंगुलेट गायरस इन्वॉल्व है। इतने सारे ब्रेन के डिफरेंट लोब्स इन्वॉल्व है। आपको लगता है एक थेरेपी से आपकी मदद हो जाएगी? ये तो ऐसा हुआ कि मैं बोलूं जी आपको बॉडी फिट करनी है, आप जाकर बस जिम में डंबल उठाओ, है ना, डंबल्स उठाओ अपने हाथ से, अरे हाथों की मसल्स बन जाएंगे, लेकिन आपका शोल्डर, बैक, ये सब, पैर वगैरह, ये सबको भी तो ट्रेन करना पड़ेगा ना। या आपको स्कूल में जाके बोलेंगे एक ही सब्जेक्ट पढ़ना आपको, इंग्लिश, बाकी सब नहीं पढ़ाएंगे आपको, तो उससे क्या होगा? एवरीथिंग हैज टू बी ट्रेन्ड। सो साइकोथेरेपी एक नहीं होती, मल्टीपल थेरेपीज होती हैं, वो आपको देखकर डिसाइड की जाती है। अच्छा, ट्रीटमेंट अगर आप मुझसे चाहते हो या मेरी टीम से चाहते हो कि कोई आपको मेरी टीम में से मदद करे या मैं करूं, नीचे ट्रीटमेंट लिखकर कमेंट कर देना, TREATMENT, ट्रीटमेंट लिखोगे, कमेंट करोगे तो मैं अपना टीम का नंबर शेयर कर दूंगा, कॉन्टैक्ट करना। और जो सूटेबल चीज लगे आपको, ये नहीं कि मुझसे ही ट्रीटमेंट लेना है, मुझसे लेना है मुझसे ले लो, श्रद्धा मैम से ले लो, सीनियर साइकोलॉजिस्ट हैं आपके साथ, जूनियर साइकोलॉजिस्ट है जो मैंने ट्रेन करे हैं, मेरी ई बुक है जो आप अपने आप सेल्फ हेल्प कर सकते हो 30 दिन के लिए, कोर्स ले सकते हो, मैंने कोर्स बनाया हुआ है, मल्टीपल ऑप्शंस आर देयर, ठीक है। और अगर आप मुझसे नहीं करना चाहते, अपने लिए ट्रीटमेंट प्लीज ले लो, कहीं से भी ले लो, सरकारी हॉस्पिटल खुले हुए हैं, कोई ना कोई साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट मिल जाएगा आपको। प्लीज स्टार्ट करो, जितना हो सकता है अपने लेवल पे स्टार्ट करो, जब होगा आ जाना मेरे पास, मैं हेल्प कर दूंगा। अच्छा, लास्ट तो नहीं, एक और पॉइंट रह गया, 9th पॉइंट जो मैं बोलना चाहता हूं, ट्रांसफेरेंस, ठीक है। आपको एक बात बताता हूं मैं, जब आप स्किल्स सीखते हो ना, ये सारी थेरेपीज करते हो और आपकी न्यूरोप्लास्टिसिटी एक्टिवेट हो जाती है, आपका ओसीडी ठीक होने लग जाता है। तो ओसीडी सिर्फ ठीक नहीं होता, ओसीडी के साथ साथ आपकी पर्सनैलिटी, आपकी ओवरऑल सोशल एंग्जाइटी, आपकी पब्लिक स्पीकिंग एंग्जाइटी, आपकी जो नॉर्मल स्ट्रेस कैपेसिटी है होल्ड करने की या किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, बाकी सारे एरियाज भी रिकवर हो जाते हैं। कई लोग कहते हैं सर मुझे तो नींद की भी प्रॉब्लम है, सर मुझे फोकस भी नहीं होता, सर मेरे से पढ़ाई की भी दिक्कत है, कॉन्फिडेंस भी नहीं है, सर मुझे बहुत सारी अलग अलग डिप्रेशन भी है। आपको ये बात शायद पता ही नहीं है, जो मैं इसमें आज स्पेशली मेंशन करना चाहता था आपको बताने के लिए, कि एक बार ओसीडी जैसा ट्रीटमेंट हो जाए ना आपका एंग्जाइटी का, तो बाकी के एरियाज भी ब्रेन के अपने आप ही सेट हो जाते हैं। ये नहीं कि बस वही होगा, बाकी सारे एरियाज में भी आपकी जिंदगी ही पलट जाएगी अगर आपने राइट प्रोफेशनल से ट्रीटमेंट लिया तो। क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी तो चेंज करनी ही है ट्रीटमेंट के दौरान, ठीक है, जिसमें आपका फोकस, अटेंशन, स्लीप, न्यूट्रिशन, फिजिकल एक्सरसाइज, सोशल, ये सब आएगा इसके अंदर। क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी में हाइपर इमोशनल होने की वजह से ही तो आपको आज ओसीडी हो गया, तभी तो फियर और पैनिक और ये सब हो गया, फोबिया। ये सब ठीक हो जाएगा जब एक एक करके सारी चीजें। कई लोग कहते हैं सर मुझे तो 50 तरीके के ओसीडी है, मैं कैसे ठीक होऊंगा? मैं उनको बताता हूं कि जितने भी लोग यहां पे देख रहे हैं ना, 95% लोगों को मिक्स ओसीडी ही है, एक से ज्यादा ओसीडी है या एक से ज्यादा ओसीडी रहे हैं। तो आप ये मत सोचो आप अकेले हो, एक ओसीडी ठीक होगा ना तो बाकी के सारे धराशायी हो जाएंगे, एवरीथिंग विल गेट क्रम्बल्ड। सो बिलीव इन दैट, बिलीव इन द साइंस, बिलीव इन द प्रोसेस। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट, इंटरफेरेंस हटानी पड़ेगी। न्यूरोप्लास्टिसिटी चाहते हो तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। जितनी आपके और आपके नए लाइफ के बीच में जितने कम अड़चने होंगी, जितना कम आपके बीच में हर्डल्स होंगे। कई बार हम अपने खुद के हर्डल्स बना लेते हैं। कैसे? कई सारे पेशेंट्स हैं मेरे, अपनी फैमिली से अपने ओसीडी कराते हैं, इसको हम प्रॉक्सी कंपल्शन कहते हैं, सेकेंडरी कंपल्शन भी कहते हैं। अपनी फैमिली से कपड़े धुलवाएंगे, उनसे कहेंगे तुम कर दो, उनकी फैमिली भी करती रहती है, सोचती कि हम तो हेल्प कर रहे हैं। ये हेल्प नहीं है, आप ओसीडी को पाल रहे हो। आपको इंटरफेरेंस हटानी पड़ेगी, आपको उनको बोलना पड़ेगा देखो आज के बाद ना मेरे ओसीडी को मैं ही झेलूंगा, चाहे हमको 2 घंटे लगे, 4 घंटे लगे, आप मत आना बीच में। आना भी है तो खड़े हो जाओ, साथ में मोटिवेट कर लो, पर मेरा कंपल्शन आप नहीं करोगे, क्योंकि मुझे आपकी तरह बनना है, आपको मेरी तरह नहीं बनना। तो जितनी भी इंटरफेरेंसेज हैं उनको हटा दो। मान लो आपकी इंटरफेरेंस, मैंने एक पेशेंट को कराया, इंटरफेरेंस क्या थी, वो बेड पे सोता रहता था। मैंने बोला भाई आपको ठीक होना है ना, बेड हटाओ। तो बेड कैसे हटेगा? मैंने कहा आप सुबह उठो, बेड से बाहर निकलो, रूम में ताला लगा के चाबी दे दो किसी को घर में। और उसने करना शुरू कर दिया, बेड हट गया, उसका कम से कम 30 to 40% उसने मुझे बताया फर्स्ट वीक में इंप्रूवमेंट था, क्योंकि इंटरफेरेंस हटा दी ना, कंफर्ट जोन से बाहर निकल गए। अब आप फिर आपके ब्रेन को मजबूर होकर नए न्यूरॉन्स बनाने ही पड़ेंगे आपको अडेप्ट करवाने के लिए। ये ब्रेन की सुपर पावर है, इसका यूज जिसने नहीं करा वो क्या ही कर रहा है फिर। और इसको और ज्यादा 10 टाइम फास्टर करना है तो डेली प्रैक्टिस करो, और अगर बहुत ही ज्यादा फास्ट करना है तो साइकोथेरेपी तो है ही। आओ ट्रीटमेंट लो, लेट्स गेट बेटर टुगेदर। आई विल होल्ड योर हैंड, हेल्प यू इन बीटिंग ओसीडी। मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा एंड कीप बीटिंग योर फियर्स लाइक अ प्रो।